हेलो, हाय 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 ब्यूटीफुल पीपल। मैं हूँ प्री फ्रॉम DMBM और डू मोर बी मोर का वादा है कि आपके पास हम ऐसे इंस्पायरिंग लोगों को लेकर आएंगे जिनकी बातें सुनकर एक बार फिर निकल पड़ेंगे आप पॉजिटिविटी के सफर पर। और बहुत सारी ऐसी वर्कशॉप्स जिससे आपके पैशन को हम इग्नाइट कर दें और खुशी की लहर दौड़ पड़े। देख लेंगे लॉकडाउन को और देख लेंगे क्वारंटाइन को, देख लेंगे हेल्थ की सारी मुश्किलों को अगर दिल खुश है। तो आज के इस एपिसोड को शुरू करूंगी मैं एक पोएम से। एक्चुअली ये पोएम प्रेयर थी मेरे स्कूल की। हाय प्रियंवदा, जैसे मैं इसकी पहली लाइन पढ़ूंगी ना, DPS नोएडा की वो प्रेयर आपको याद आ जाएगी। सो हियर आई गो। हाय प्रियंका, so good to see you here. पोएम कुछ ऐसी है। Where the mind is without fear, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. This is by Rabindranath Tagore, and I would like to dedicate this to my teacher at DPS, Roy sir. We lost him 2 days back. He always taught us to work with a happy heart. Happy heart? वो क्या चीज है? Let me start like this. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं? सेहत, शोहरत या खुशी? तो आप क्या कहेंगे? For that matter, मैं आपके लिए पूछूं, आपको क्या चाहिए? You want to be healthy? You want to be famous? You want to be rich? क्या वो कुछ भी पॉसिबल है अगर आप खुश नहीं हैं? तो दोस्तों, शुरुआत होती है एक खुश दिल से। और आज हमारी मेहमान डू मोर बी मोर पे हैं एक बहुत सादगी से भरी खुशनुमा दिल वाली ऋतु भारद्वाज। आप उनसे मिलेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे शी इज द गर्ल नेक्स्ट डोर, जैसे आप उनसे पहली बार मिल ही नहीं रहे हैं। एंड शी हैज द मॉडेस्टी एंड द ट्रूथ टू टॉक अबाउट हर ओन डिफिकल्ट फेजेस इन लाइफ। वो हमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगी किस तरीके से वो अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन से इस मकाम पे पहुंची जहां उन्होंने डिसाइड करा कि उनके लिए उनकी जिंदगी का पैशन, जिंदगी का मकसद, जिंदगी का जुनून और जिंदगी की जिम्मेदारी है हर इंसान को बताना अबाउट मेंटल हेल्थ एंड मेंटल वेल-बीइंग। So today our guest is Ritu Bhardwaj. Before she joins us, let me give a short introduction. She is a journalist with almost 15 years of experience in that field. लेकिन अनामिका जी, नेक्स, प्रियंवदा, प्रियंका राय, मैं कहना चाहूंगी ये जर्नलिज्म नहीं है, इसका बहुत खूबसूरत वर्ड है पॉजिटिव जर्नलिज्म। जी हाँ, शी इज अटैच्ड विद पॉजिटिव जर्नलिज्म एंड शी स्टार्टेड लास्ट ईयर इन मार्च विद अ वुमेन फोरम, केवल 2 लेडीज के साथ में, हरसेल्फ एंड 1 मोर पर्सन। और मजे की बात यह है कि जिनके साथ मिलकर इन्होंने ये शुरुआत करी कनेक्टेड वुमेन फॉर वुमेन फोरम की, उनसे ये कभी मिली भी नहीं थी। She had not even met the lady with whom she decided to start this Facebook forum, जिसका मकसद केवल एक था, awareness about mental well-being। कितना अहम है ये? How important is our mental health? क्या कोई कुछ लिखना चाहेगा इस बारे में? क्या आपको लगता है कि दुनिया जिस मकाम पे हमें ले आई है
वहां पर जहां हम काम नहीं कर सकते, जहां हम ट्रैवल नहीं कर सकते, जहां हम किसी से मिल नहीं सकते जाकर, वहां पर अगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है हमारा मेंटल वेलबींग। तो आइए कुछ सवाल जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, कुछ क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहेंगे, उन सब को पूछते हैं रितु भारद्वाज से और देखते हैं उनकी मिठास और सिंप्लिसिटी के साथ में हम कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं अपने खुद के मेंटल वेलबींग के साथ। Any minute now Ritu would be here. Thank you to everybody who's here with me. Thank you Anjali. It's so good to see you today here. Let me wave at you. ये मैडम कभी कभी आती हैं, वरना इस वक्त सो रहे होते हैं। अनामिका, शुक्रिया यहाँ आने के लिए। हर इंसान जो मेंटल हेल्थ की तरफ काम कर रहा है, आई थिंक आई ओ अ बिग क्लैप टू देम, बिकॉज आप बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर आप एक भी इंसान को उसके मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकाल सकते हैं, ट्रस्ट मी, it is totally worth it. Cheers to that, and let's wait some more people to join in and Ritu to join in here. Come on Ritu, let's see you here. Let's talk about your learnings in life और कैसे आप बखूबी हमारे साथ वो शेयर करने वाले हैं। Somebody is waving at me. Let me see. Okay. Are you guys? मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। रितु जी, क्या आप वहां पर हैं? आइए रितु, मोस्ट वेलकम। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स टू यू प्रियंका फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। और आई होप कि ऑडियो ठीक आ रहा है। हाँ जी, आपकी इतनी स्वीट और मीठी आवाज है कि थोड़ा सा आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा। ओह माय गॉड। अभी बेटर है? जी, बिल्कुल। आपके आने से पहले मैं सब लोगों को आपके बारे में बता रही थी, आपके अच्छे काम के बारे में जिक्र कर रही थी और दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करा और यहाँ आए हैं। आज हम बातचीत करेंगे आपकी जर्नी के बारे में और लोगों को बताएंगे कि क्यों जरूरी है मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग से जुड़े रहे। तो ये बताएं रितु जी कि 0 से 100 की स्पीड पे मिनटों में चले जाना, कोई भी चैलेंज को उठा लेते हैं आप और फिर उसको बखूबी निभा देते हैं। तो ये जो जर्नी है टुवर्ड्स मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग, इस जर्नी की शुरुआत आपने 2 लोगों से, वो भी बिना मिले, कैसे करी? ये तो बिल्कुल एक सपने जैसा लगता है। प्रियंका, मतलब आप वैसे मैं कहूँ तो ये तो आपके शब्दों का जादू है जो आप कह रही है ना। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया कि 0 से मैंने फुल स्पीड पकड़ा और मैं कहीं चली गई। मैं ये कहूँगी हैप्पीनेस जो है ना वो कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगी, खुद के अंदर से मिलती है। और शायद मैं हैप्पीनेस को ढूंढ रही थी और मुझे एक तरीका मिला कि पहले मैं ही खुद ढूंढूं कि होता क्या है, खुशी मिलना क्या होता है। और इनफैक्ट उस समय पे हैप्पीनेस को मैं बहुत मिस कर रही थी। मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज चल रहा था जहाँ पर मुझे मेंटल हेल्थ की वैल्यू समझ में आ रही थी। इनफैक्ट मुझे समझ में आ रहा था कि देयर इज समथिंग, कुछ प्रॉब्लम है और वो बॉडी के साथ नहीं है, वो माइंड के साथ है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट क्या था ये थोड़ा मैं बताऊंगी। मेरा एक बेटा है जो अभी 5.25 साल का है और एक बेटी है जो अभी 1.5 साल की होने वाली है। तो बीच में रोक रही हूँ, सॉरी। मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे व्यूअर्स कि आप थोड़ा सा लाउड बोलें प्लीज। ओके, मैं प्लीज। थैंक यू जी, थैंक यू अनामिका फॉर द फीडबैक। ये हमारी गेस्ट बहुत स्वीट और बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। तो आज अब इनको हेलो चेक 1 2 माइक देने की बहुत मन कर रहा है मुझे।
हाँ जी मैम, प्लीज आप जी बता रहे थे about। या तो उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी बेटी सेकंड प्रेगनेंसी चल रही थी, और फर्स्ट प्रेगनेंसी इतनी अच्छी और स्मूथ निकली थी कि स्टिल देयर इज ऑडियो में अभी भी प्रॉब्लम है प्रियंका? वो कह रहे हैं कि माइक को थोड़ा सा अपने पास रखने के लिए। आई थिंक सो। जस्ट मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताना चाहूंगी, रितु जी सबका इंटरव्यू लेती रहती है, आज हमने इन्हें पकड़ लिया है खुद इंटरव्यू देने के लिए। तो ये माइक का सिलसिला नॉर्मली सामने वाले के लिए होता है, आज ये खुद हमारे पास अभी बेटर है? अभी बेटर है? बेटर बेटर। प्लीज गिव अस अ थम्स अप इफ इट्स बेटर। अनामिका, प्रियंका। मतलब आज तो मुझे मीडिया में जो मेरे बॉसेस है उनसे डांटने वाली है अगर उन्होंने लाइव देख लिया तो। सो ये था कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ निकली थी, उसमें मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मुझे लगता था कि सेकंड भी ऐसी ही होगी। बट सेकंड में वो सब इश्यूज आए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था आगे क्या होगा। इनफैक्ट मैं मेरे बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना उतना एंजॉय नहीं कर रही थी, हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे थे। और एक समय ऐसा आया जब मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, मुझे लगने लगा कि जो मेरा बेबी है वो स्पेशल चाइल्ड होगा, क्योंकि जब आप परेशान होते हैं ना, आप पढ़ते भी वो सब है जो आपको और परेशान करता है। तो मैंने कहीं ना कहीं पढ़ लिया था कि जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो तो बेबी जो है होने वाला वो स्पेशल चाइल्ड हो सकता है, उसकी बेसिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन सिस्टम पे असर आ सकता है। तो हुआ ये कि मेरे अंदर ये बात बैठ गई। मैंने मेरी गायनिक से भी इनफैक्ट जाके कहा कि मुझे नहीं पता, आप जितने दुनिया जहान के टेस्ट हो सकते हैं कर दीजिए। इनफैक्ट सब टेस्ट हो चुके थे एंड शी वाज सेइंग कि सब कुछ परफेक्ट नॉर्मल है, पर मैंने कहा नहीं, मुझे इतना पता है कि स्पेशल चाइल्ड होगा, तो अब मुझे गाइड करिए कि आगे मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझे बार बार कहा, बट समहाउ मुझे नहीं पता, शायद अंदर से बेबी मुझे सपोर्ट करने लगा होगा कि नहीं ऐसा नहीं है। और धीरे धीरे वो समय आया, मेरी बेटी हुई, शी इज परफेक्टली नॉर्मल, बहुत प्यारी है और बहुत एक्टिव है। और लेकिन ये हुआ कि डिलीवरी के बाद मैं अपने आप थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होती चली गई, और मुझे लगा कि ये जर्नी में कुछ तो ऐसा था, कुछ था जो नॉर्मल नहीं था, जो सिर्फ मेरा सोचना नहीं था। और मैंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में पढ़ना शुरू किया। और फिर मैं जब कुछ दिनों बाद जब मैं चलने फिरने लगी और मैं नीचे पार्क में जाने लगी, तो वहां मैंने और कुछ फीमेल से बात की, तो मुझे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं सबको अपनी पोस्ट मैरिज या पोस्ट बेबी जो जर्नी होती है उसमें इश्यूज आते हैं। कोई एक बेबी के बाद ही परेशान हो जाता है, कोई दूसरा नहीं करना चाह रहा है, कोई एक भी नहीं करना चाह रहा है कि उनके वर्क पे का असर आएगा, उनका करियर खराब हो जाएगा, फैमिली सपोर्ट नहीं है। और ये सारे जो चैलेंजेस हैं, ये प्रॉब्लम्स औरतें अपने तक ही रखती हैं, परेशान होती हैं लेकिन दिन भर सारा काम करती रहेंगी, सब कुछ करती हैं, पर अंदर अंदर घुटती रहती। और हुआ ये कि जो कहते हैं कि एक मदर जब खुश होगी तभी तो वो एक खुश परिवार को आगे बढ़ा पाएगी। और वहां से मेरे माइंड में थॉट आया कि नहीं, मुझे उन मदर्स से कनेक्ट करना है, मुझे उन फीमेल से बात करनी है। और मैं अपने ही अंदर जो क्वेश्चंस मेरे अंदर पैदा हुए थे, मैं उनके आंसर ढूंढते ढूंढते ये जर्नी शुरू की। और पहला पर्सन जिससे मैंने ये थॉट शेयर किया वो है मेरी टीम में मेरी को एडमिन रजनी सेन, और जिससे मैं इससे पहले ना कभी मिली थी, ना मैंने कभी बात की थी। सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट पढ़ती थी और इतना पता था, वो भी कुछ समय पहले ही मदर बनी थी। मुझे ये समझ में आया था कि शायद ये बिल्कुल उसी फेज में है जिसमें मैं हूँ। और उनकी पोस्ट से मैं समझ पा रही थी कि वो भी एक वो कोई एक फ्रेंड या आप कह सकते कोई एक ऐसा पर्सन मिस कर रही है, एक लिसनिंग ईयर, जहां वो अपने दिल की बात कह सके, जो उन्हें समझ पाए। तो मैंने रजनी से उनका नंबर मांगा थ्रू मैसेंजर, और उनसे जब बात की तो उन्होंने इमीडिएटली हाँ कर दिया कि नहीं, इसको शुरू करते हैं। और वहीं से जब हम दोनों कनेक्ट हुए तो कनेक्टेड मेरे माइंड में आया और शुरुआत हुई कनेक्टेड वुमेन फॉर वुमेन की। और मुझे उम्मीद नहीं थी, 18 मार्च की वो रात थी जब मैंने इसको शुरू किया, और फेसबुक पे एक अकाउंट बनाया, एक ग्रुप क्रिएट किया, और मैंने रैंडम रिक्वेस्ट फीमेल्स को भेजी कि हम लोगों ने एक ऐसा ग्रुप शुरू किया है और हम मेंटल हेल्थ पे बात करना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद नहीं थी, 10 दिन के अंदर अंदर हम लोग 1000 मेंबर्स का नंबर क्रॉस कर गए। और कंटिन्यूसली फीमेल्स के मैसेजेस आ रहे थे कि जी इस पे बात होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और वो 10 दिन के बाद की का जो दिन है, जब मैंने वो 1000 मेंबर्स देखा और लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, मेरे पैर कांप रहे थे कि मैंने क्या शुरू किया, अब मैं इसको आगे कहाँ लेकर जाऊं, क्या करूं, मैं उन्हें कैसे होप दूं, ये समझ में आ गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे बात करना। तो ये कनेक्टेड की शुरुआत थी और उसके बाद आप जैसे बहुत से फ्रेंड्स उसमें आए जो साथ जुड़ते चले गए और वही कहते हैं ना, कारवा बनता गया। एक थॉट था, आगे बढ़ा और वो अब मदर्स से सब फीमेल्स तक और अब सब फीमेल्स से मेल किड्स पेरेंटिंग, उसने सब एरियाज को कवर कर लिया है। इनफैक्ट बहुत सारे अलग अलग एरियाज में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया रितु जी। प्रशांत, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। पुरी सर, वेलकम वेलकम हियर। मैं सबके सामने जो हमारे लाइव व्यूअर्स है ये कहना चाहूंगी, ये इस बात को इम्पोर्टेंस देना चाहूंगी कि मेरी लाइफ के अंदर रितु जी का बहुत बहुत बड़ा एक योगदान है। आई थिंक उनको देखकर मुझे हर बार ये इंस्पिरेशन मिलती है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में उस चैलेंज को, उस प्रॉब्लम को ही एक अपॉर्चुनिटी का रूप दे सकते हैं। शी वेंट थ्रू अ मेंटल ट्रॉमा एंड शी मेड दैट मेंटल ट्रॉमा एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प सो मेनी। आज हम 1 साल के अंदर देख रहे हैं कनेक्टेड वुमेन फॉर वुमेन फोरम को 3500 से ज्यादा लेडीज से जुड़ा हुआ है और पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना उत्तरदायित्व मानते हैं लोगों को मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग की अवेयरनेस फैलाने का। रितु जी, आप अक्सर कहते हैं कि आई वांट टू रिमूव द स्टिग्मा अटैच्ड टू मेंटल वेलबींग, एम आई राइट? तो बात करते हैं इस स्टिग्मा के बारे में। क्या स्टिग्मा है ये लोगों के दिमाग में अबाउट मेंटल वेलबींग? देखिए, स्टिग्मा ये है, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी। अभी कुछ समय पहले ही मैं एक इवेंट कर रही थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। तो उस इवेंट के लिए जब मैं वेन्यू को देखने गई तो वहाँ कुछ लोगों से इंट्रोडक्शन हुआ और जो पर्सन मेरे से बात कर रहे थे उन्होंने वहाँ बैठे लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन कैसे करवाया कि मिलिए, ये ऋतु जी है, ये मेंटली रिटार्डेड लोगों के लिए काम करते हैं। और मेरे लिए वो बड़ा शॉकिंग था। मैं उस समय हंसी, मैंने सबसे हाय हेलो की और जब उन्होंने मुझसे बात करना शुरू किया कि तो मैंने उनसे कहा कि पहले मैं खुद से अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी और मैंने उन्हें करेक्ट किया कि मैं मेंटली रिटार्डेड के लिए काम नहीं करती, मैं आप जैसे, मेरे जैसे सबके लिए काम करती हूँ जिनकी मेंटल हेल्थ को समझने की जरूरत है, करेक्ट करने की जरूरत है कि अगर आज मैं उदास हूं तो ये भी मेरा मेंटल हेल्थ इश्यू है। अगर अभी कोरोना के टाइम पे सब लोग परेशान हैं, कितने लोग एडमिट कर रहे हैं, हालांकि अभी हम लोग उस स्टेज में आ गए हैं, बहुत अवेयरनेस इस फील्ड में क्रिएट हो गई है, लेकिन अभी भी लोग ये मानना नहीं चाहते हैं कि जब उन्हें कोई इश्यू होता है, मेंटल हेल्थ इश्यू, तो वो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं या उन्हें जाने की जरूरत है। जो जा रहे हैं वो भी छुप छुप कर जाते हैं। आप साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से बात करिए, मैक्सिमम लोग अपने नेम से अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं, वो काउंटर पे जाके अपना नाम लिखवाना पसंद नहीं करते हैं, वो सामने नहीं आना चाहते हैं। आप अपने बच्चों के लिए अगर सेशंस कर रहे हैं तो वो पेरेंट्स बताना नहीं चाहते कि उनके बच्चे को इसके लिए जरूरत है, लेकिन हम जानते हैं कि एग्जाम टाइम आता है, रिजल्ट टाइम आता है, हमारे बच्चों को बहुत जरूरत है। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं भी, इनफैक्ट ज्यादातर मदर्स, उसके बाद जब मेरी बात हुई है, मैक्सिमम मदर्स जो है वो डिलीवरी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान या पोस्ट डिलीवरी, वो एक तरह के मेंटल स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को फेस करती हैं, पर कोई नहीं मानता। बात कह दी जाती है, अगर वो किसी से कहती है ना मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो उनसे कहा जाता है तुमने कोई नई हो जो बच्चा पैदा किया है, ये तो सबने किया है। लेकिन ठीक है, मैं नई नहीं हूँ, लेकिन मैं ये एटलीस्ट इसलिए नई हूँ कि मैं एडमिट कर रही हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या करूं? ठीक है, मेरी बॉडी में पेन नहीं है, मेरे दिमाग में है, मेरा दिल दर्द कर रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये स्टिग्मा हटे। अगर कोई नहीं भी सुन रहा है तो मैं उतना जोर से बोल पाऊं। जैसे हम लोग अभी, आप देखिए ना, एक छींक भी आ जाए तो हम कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास भागिए क्योंकि कोरोना है। अगर यही चीज हम लोग मेंटल हेल्थ में कर पाए कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप कुछ दिन से परेशान हो रहे हैं, आपको हेडेक हो रहा है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मुझे दिक्कत है, मुझे इसमें हेल्प चाहिए, तो मैं उतना स्ट्रांगली बोल पाऊं या मुझे बोलने की भी जरूरत ना पड़े, मेरे आसपास के लोग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली वाले मुझे खुद से कह दे कि प्लीज जाओ, तुम्हें इसमें किसी मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है, ये भी एक प्रॉब्लम है, एक हेल्थ इश्यू है। तो
तो इसी स्टिग्मा के अराउंड हम लोग काम करना चाहते हैं। पहले अगर इसको हम लोग एडमिट करना सीख जाएंगे तो सॉल्यूशन भी ढूंढने लगेंगे। बहुत बढ़िया। मल्लिका जी बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, सो गुड टू सी ऑल ऑफ यू। रितु जी बता रही हैं कि क्या स्टिग्मा नॉर्मली जुड़े रहते हैं जहां हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमें एक एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है। वी आर नॉट रेडी टू वॉइस दैट वी आर सफरिंग थ्रू मेंटल इलनेस। मुझे रितु जी ये बताएं कि आप अक्सर बताते हैं कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम, ये कोरोना के टाइम पे जो क्वारंटाइन है हम लोग, इस दौरान डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बढ़ गई है, लोगों की फ्रस्ट्रेशन हैज बीन ऑन अ स्पाइक। तो ये सब इश्यूज जो बढ़ रहे हैं, इस दौरान हम अगर ऐसे किसी इंसान को देखते हैं या किसी को ऐसा पाते हैं हु इज गोइंग थ्रू अ टफ रफ फेज, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं टू हेल्प? बिल्कुल, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अपने घर से नहीं निकल सकते, हम किसी के पास जाके उसका हाथ थाम के तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जरूरत है कि हम दूर से उनको वैसे थाम लें, हम उनसे बात करें। अगर आपको पता है किसी के साथ ऐसा हो रहा है, एटलीस्ट आप उनसे बात करिए। उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, किसी को ये नहीं चाहिए कि आप, अगर किसी ने उन्हें एक थप्पड़ मारा है तो आप जाएं और थप्पड़ मारने वाले को एक थप्पड़ मारें। नहीं, जिसे थप्पड़ पड़ा है ना, आप उसकी बात भी सुन ले तो बहुत है। वो अपने अंदर का गुबार निकालना चाहती हैं। मैंने रिसेंटली थप्पड़ मूवी देखी, मुझे उसमें एक ही चीज लगी, ऑब्वियसली उसका जो एंड है वो सब फीमेल्स को बहुत अच्छा लगेगा जो उस तरह की सोच रखते हैं, लेकिन वो फिजिबल नहीं है अगर हम वैसे देखें। जब पहला थप्पड़ पड़ता है ना तो हम बहुत कैलकुलेटिव हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे वो होते हैं कि अगर पहली बार ये हुआ है तो इस पर्सन, ये तो ऐसा नहीं था, इसने ऐसा क्यों किया, अगर मैं छोड़ देती हूँ तो बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे तो फादर से भी बहुत अटैच हैं, और मान लीजिए 2 बच्चे हैं और एक इनके पास चली गई कस्टडी तो मैं क्या करूंगी। मतलब क्या आपने सोचा है कि कभी ऐसे वायलेंस के बाद एक फीमेल पहली बार में सोच पाती है कि नहीं, खत्म कर देते हैं? नहीं कर पाती, वो बहुत कैलकुलेशन करती है। और ये उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो ये सब करे, ये बहुत गलत है। मतलब मुझे लगता है कि हमारे एंड पे अगर हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इमीडिएटली ये सब एंड कर दे तो नहीं हो सकता। हाँ, मेरा ये मानना है कि हमें धीरे धीरे उसको वो मेंटल स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी कि वो एक लॉजिकल थिंकिंग तक आ पाए कि अगर वो इस रिलेशनशिप से बाहर आती है तो क्या क्या चीजें होंगी, वो कैसे मैनेज करेगी, और अगर वो इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रही है तो अंदर रहते हुए भी वो अपने आप को कैसे सेफ रखे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए ऐसा कोई भी आर्गुमेंट शुरू हो रहा है, आप वहां से दूर हो जाइए। आप अभी कोरोना के टाइम पे एटलीस्ट जब तक आप लॉकडाउन है एक ऐसे पर्सन के साथ जहां पर आप सेफ फील नहीं कर रही हैं, तो ट्राई करिए कि ऐसा सीन उतना ज्यादा आगे तक जाए ही ना। अगर ऐसा कुछ हो रहा है आप इमीडिएटली वहां से दूर हो जाइए। ये मैं उन सबसे कहना चाहूंगी अगर कोई भी ऐसा मुझे सुन रहा है कि जो ये सब फेस कर रहा है, तो बेटर है कि आप उस आर्ग्यूमेंट को या उस पूरे इंसिडेंट को, उस बातचीत को उस लेवल तक मत जाने दीजिए कि वो आप पर हाथ उठा पाए। बहुत से केसेस में होता है कि आप नहीं भी कर रहे हैं पर सामने वाला हाथ उठा दे रहा है। तो अभी गवर्नमेंट भी, पुलिस भी अपनी तरफ से बहुत सारी हेल्पलाइन और सर्विसेज चला रही है, आप उनसे इमीडिएट कनेक्ट करिए, ऐसे एनजीओ से कनेक्ट करिए, या आसपास अपने किसी भी क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव को एटलीस्ट फोन पे बताइए। शायद वो आपके लिए कोई सोल्यूशन, कोई बातचीत ऐसी निकल आए उसमें से कि वो आपकी हेल्प कर पाए। अभी के टाइम पे तो यही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ट्राई करें कि उस लेवल तक वो बातचीत ना जाए। अगर हम लोग उस समय, उस स्पेस से, उस मोमेंट से बाहर निकल सकते हैं अपने आप को नुकसान पहुंचाए बिना, तो पहली प्रेफरेंस मुझे लगता है यही होनी चाहिए अभी के टाइम में एटलीस्ट, क्योंकि आप बाहर नहीं जा पा रही हैं, आप कुछ और नहीं कर पा रही हैं। बिल्कुल सही। वेलकम मानसी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। रितु जी बता रही हैं कि क्या सिंपल स्टेप्स हैं जो हम उठा सकते हैं इफ वी फाइंड आवर फ्रेंड, इफ वी फाइंड आवर नोन गोइंग थ्रू अ टफ फेज ड्यूरिंग लॉकडाउन। अगर हमें मालूम पड़ता है फोन पर या उसकी किसी पोस्ट से दैट शी इज गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ मेंटल इलनेस, तो आप कैसे उनसे बात करें, कैसे उनको सुझाव दें कोई एक्सटर्नल हेल्प लेने के लिए, एंड मे बी यू जस्ट हेल्प हर ड्यूरिंग दिस ट्रॉमा। मुझे ये बताएं रितु जी, ये आपने बताया अबाउट अस एंड आवर एक्शंस फॉर अदर्स, उससे भी अहम मुद्दे पे आती हूँ, हमें कैसे मालूम पड़ेगा अबाउट आवर ओन मेंटल वेल बीइंग? हाउ कैन वी जज आवर ओन मेंटल वेलनेस?
क्या सोने का पैटर्न या मेरी भूख मुझे बता सकती है इसके बारे में? आई एम जस्ट गेसिंग, आप प्लीज थोड़ा सा बताएं। मैं इसको भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ सामने वाले को कि ये नहीं होता कि आप शायद मुझे देख के कहें कि मैं कनेक्टेड में मेंटल हेल्थ, मैं कनेक्टेड की एडमिन हूँ और मैंने कम्युनिटी बनाई है जिसपे मेंटल हेल्थ पे बात होती है, तो मुझे तो कोई मेंटल हेल्थ इश्यू होगा ही नहीं। बहुत से लोग ये मान के चलते हैं कि मेरा दिन हर दिन बहुत हाई होता होगा, लो तो फील मैं करती ही नहीं होंगी। बट ऐसा नहीं होता। मुझे लोगों से कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोग ग्रुप में लाइव करते हैं, हम लोग रोज बात करते हैं, को टीम में बात होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब मैं अपनी आसपास के लोगों से बात करती हूँ। पर एक टाइम बीच बीच में ऐसा आता है कि मैं सबसे डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ, क्योंकि मैं उस समय लो फील कर रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा बॉडी और माइंड आपस में बैलेंस क्यों नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा। रिसेंट हुआ, हमारे ग्रुप में अचानक से बहुत सारा एक्शन हो रहा था, बहुत सारे लाइव्स, हम लोग बहुत कुछ कर रहे थे और इमीडिएटली मैं लो फील करने लगी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों ऐसा फील कर रही हूँ, और मैंने अपने आप को स्लो डाउन किया। मैंने इस पूरा का पूरा टाइम अपने आप को दिया। तो आपको कई बार ऐसा समझ में आएगा, आपकी भूख कम हो जाएगी, नींद नहीं आ रही है, आप चिड़चिड़ेपन में है, या हो सकता है कि जो काम आपको करने सबसे अच्छे लगते थे वो अब अच्छे नहीं लग रहे हैं, या हो सकता है इनमें से कुछ भी ना हो रहा हो। आप एक जगह बस बैठी हैं और आप दीवारों को ही ताक रही हैं। हो सकता है कि कई बार ब्रेन फॉग जैसी सिचुएशन होती है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप सोच क्या रही हैं। आपको सामने से देखने वाला सोचेगा कि ये कितना कुछ कर रही है, सोच रही है, बट आपका माइंड उस समय ब्लैंक होता है। मेरे साथ ही अक्सर होता है। तो मैं वहीं से समझ जाती हूँ कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है। बेसिक बेसिक काम आपको, जब मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, आपको बेसिक बेसिक काम करने अच्छे नहीं लगते। हो सकता है कि आप नहाए ही नहीं, हो सकता है कि आप जब सुबह आपकी आंख खुले आप उस बिस्तर से उठना ही पसंद ना करें कि मैं उठूंगी ही नहीं, लेटी ही रहती हूँ। आपको लगेगा रात ही ना हो, या रात गुजर जाए तो आपको लगेगा कि ये दिन खत्म ना हो। मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या किया जाए। जो एक बेसिक नॉर्मल रूटीन होता है आप उससे कटते चले जाएंगे, या हो सकता है वो रूटीन आप पूरा फॉलो कर रहे हैं पर कहीं एक ब्लैंकनेस है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं खुद को, खुद के काम को, घर के लोगों को। आपको बहुत छोटी छोटी चीजों में भी अगर आप नोटिस करेंगे ध्यान से तो आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। यही बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान देने की जरूरत है, या अपने आसपास के लोगों में ध्यान देने की जरूरत है। आपने देखा होगा जब बच्चे बीमार होते हैं, डॉक्टर आपसे पहला सवाल क्या करते हैं कि एक्टिव है, खेल रहे हैं। इफ दे आर एक्टिव तो इसका मतलब आधी प्रॉब्लम खत्म है जी। और अगर वो एक्टिव नहीं है इसका मतलब बॉडी के साथ साथ उसका असर उनके नॉर्मल माइंड पे भी आ रहा है, वो ज्यादा खतरनाक। क्योंकि क्या होगा, जब माइंड बॉडी को सपोर्ट नहीं करेगा तो रिकवरी ज्यादा टफ है। अब आप जब कह रहे हैं ऋतु जी, तो मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, अक्सर कई बार हम लोग वायरल के लिए भी जाते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं कि मन कैसा है आपका। आई थिंक अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस क्वेश्चन का क्या मतलब है। मल्लिका जी बोल रही हूँ, यू आर सो राइट, दिस हैपेंस विद मी। ऋतु जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे लाइव व्यूअर्स हैं अभी और अगले 24 घंटे जो इस सेशन को सुनेंगे, अगर उनमें से किसी एक को भी समझ में आता है कि ये हॉलोनेस, ये खोखलापन अगर आप फील कर रहे हैं, देन मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच ऑफ मेंटल वेल बीइंग। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सिम्टम्स। एक बार आप एक्सेप्ट करें कि किसी भी इंसान के साथ इस किस्म का डिप्रेशन और अप्स एंड डाउन्स होते हैं एंड इट इज नॉर्मल। उस स्टिग्मा के बारे में हमने अभी बात करा, उस स्टिग्मा को हटा दीजिए। देयर इज नो हार्म इन टॉकिंग एंड सॉर्टिंग इट आउट। सॉर्ट हेल्प, सीक हेल्प। अगले सवाल पे चलते हैं ऋतु जी, बहुत ही गहराई के साथ लेकिन एट द सेम टाइम सादगी के साथ आप हमें बता रहे हैं। मुझसे दीपशिका पूछना चाह रही हैं, थ्रू मी आपसे पूछना चाह रही है, दैट इज मेंटल हेल्थ एंड हैप्पीनेस द सेम? क्या दोनों एक ही बात है? इसका आंसर तो पहले तो ये मैं ये कहूंगी सेम है। कहीं ना कहीं जब आप अपनी कदर करने लगते हैं, मेंटल हेल्थ क्या है और हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस आप क्यों ढूंढेंगे जब आपको लग रहा है कि कहीं कमी है। ज्यादातर टाइम तो हमें मान के ही चलते हैं वहां पर सब है, हम चल रहा है, नॉर्मल है। हम फीमेल्स खासकर हैप्पीनेस का मतलब ही भूल जाती हैं कि हम अपने आप को सोचते ही नहीं है कि हमारी लाइफ में ये वर्ड भी है, दूसरों की हैप्पीनेस ये मायने रखती है। बच्चा खुश दिख रहा है तो हम भी खुश हैं, है ना। हस्बैंड खुशी खुशी ऑफिस चले गए, खुशी खुशी आके सो गए, हम भी खुश हैं।
इन लॉज खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, उनको आज का बना खाना पसंद आ गया तो हम भी खुश हैं। पर जब हम रात को बिस्तर पे जाते हैं तब अगर आप रिवाइंड करके देखिए उस पूरे दिन में आप कितनी बार खुद के लिए खुश हुई, वो हैप्पीनेस है। और वही आपकी मेंटल हेल्थ डिसाइड करेगा लॉन्ग टर्म में। अभी हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन कोई एक इंसिडेंट या एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप सब कुछ, वो बच्चों का खुश होना, वो हस्बैंड का सेटिस्फाई होना, वो इन लॉज का खुश होना, एप्रिसिएशन, सब बेमानी हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी हैप्पीनेस, आपकी जो खुशी थी, आपकी मेंटल हेल्थ इस पूरे के पूरे सिनेरियो में कहीं थी ही नहीं। तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली फॉर अस या किसी के लिए भी सबसे जरूरी है हैप्पीनेस का एग्जैक्ट मतलब समझना। आप खुश होंगे तो आप दूसरों को कर पाएंगे, और यही मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ के लिए हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हंसेंगे तो आप हंसी बिखेरेंगे, आप अपने साथ सबके साथ खुश होंगे। और आप अगर नहीं है तो बात होती है ना कि लोग कहते हैं, आपने देखा होगा, हम मदर्स खासकर शिकायत करती है कि आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम था और आज यही होना था और आज मेरा बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है। तो क्यों होता है? क्योंकि बच्चा चिड़चिड़ा नहीं है, बच्चा वही लेता है जो आप उसे देते हैं। उस दिन एक्चुअल में आप बहुत एंशियस होते हैं, आप बहुत हड़बड़ी में होते हो, आप अपने आपको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, और इनडायरेक्टली आपने वो एनर्जी बच्चे को पास ऑन की है, और बच्चा तो वही कर रहा है जो आप उसको दे रहे हैं। तो बच्चा इसलिए वो होता है। अगर आप पूरी तरह से प्लान है, आपकी चीजें सब सॉर्टेड हैं, आप सही से कर पा रहे हैं, तो वो होगा ही नहीं। तो हैप्पीनेस और मेंटल हेल्थ का सीधा सा फंडा है, आप अगर खुश हैं आप खुशी दे पाएंगे। तो कोई भी चीज करने से पहले ये देखिए कि इसके बिहाफ पे कहीं आपने अपने आप को तो पीछे नहीं किया है। सबके लिए करिए, पर पहले अपने लिए करिए। तो होता है ना, फ्लाइट में भी पहले आप अपना मास्क, जब आपको जरूरत होती है किसी इमरजेंसी में, तो पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, फिर आगे जाइए। तो हैप्पीनेस और मेंटल हेल्थ का यही है, आप तभी सब जगह कुछ भी अच्छा कर पाएंगे। वेरी नाइस ऋतु जी, बहुत बहुत ही ब्यूटिफुली आपने एक्सप्लेन करा। सुकृति, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। पुरी सर कह रहे हैं सेल्फ लव एंड फन इन लाइफ। वो शेयर कर रहे हैं दो फैक्ट्स जो उन्हें लगता है कि इम्पोर्टेंस रखते हैं फॉर हैप्पीनेस एंड मेंटल वेल बीइंग। आई थिंक जो आप कह रहे हैं और जो वो लिख रहे हैं बिल्कुल जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग। मेरे पास और बहुत सारे सवाल हैं, मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा सामने रखने की। ऋतु जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जस्ट 1 मिनट। आपने जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के बारे में बताया, अभी जिक्र करा, जनवरी में जो आपने इवेंट किया था उसके बारे में आप कुछ बताएंगे क्या? बहुत ही इट वाज अ बहुत खूबसूरत इवेंट था और उसकी जड़ें आई थिंक टोटली मेंटल वेलबींग में थी। तो उसके बारे में कुछ बताएं और उससे रिलेटेड फ्यूचर प्लान्स या जो आप अभी कर रहे हैं अपने फोरम में, उसके बारे में प्लीज शेयर करें। देखिए, उस इवेंट का मैं भी कहूंगी मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो इवेंट को हम लोग अब फ्यूचर में, जब ये कोरोना हमें माफ कर दे, चला जाए बस यहाँ से, तो हम उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। इसका नाम ही अपने आप में हम लोगों के लिए मैसेज था। जब हम लोग सोच रहे थे कि इस इवेंट को कैसे करें, तो हमें एक ही चीज समझ में आई कि लाइफ तो दोबारा नहीं मिलेगी, ना मुझे ना आपको। और क्या होता है कि हम लोग एक मैसेज देना चाहते थे उन लोगों को जो इस तरह के फेज से निकल रहे हैं कि प्लीज अगर आप किसी भी इस तरह के डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस में है, तो अपनी लाइफ को खत्म मत करिए। हम लोग हर दिन अपने आसपास सुसाइड के केसेस सुनते हैं। अभी भी अब कोरोना का जब से हुआ, लॉकडाउन के बाद लोग और डिप्रेस हो रहे हैं, तो सुसाइड के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों का ये मानना है कि सुसाइड या इस तरह का कोई भी स्टेप उठा के आप सेल्फ हार्म मत करिए, क्योंकि ये लाइफ आपको दोबारा नहीं मिलेगी। और दूसरा मैसेज मैं हम जैसे लोगों को, मान लीजिए मुझे अभी कोई इशू नहीं है, मैं बिल्कुल फिट अपने आप को मानती हूँ, ये मैसेज मेरे लिए है कि मैं अपने आसपास कैसे जज कर पाऊं, मैं इतना इस तरह से मैं सेंसिटिव रहूं कि अगर मेरे आसपास कोई परेशान है तो मैं इमीडिएटली समझ पाऊं कि उसको जरूरत है। वो नहीं कहेगा, हो सकता है वो ना कहे, पर मुझे समझना होगा। मतलब मैं एक ऐसा पर्सन बनना चाहूंगी कि मेरे सर्कल में आने वाला जो भी पर्सन कोई है, अगर वो मुझे जानता है, तो वो ऐसा स्टेप उठाने से पहले शायद एक बार मुझसे बात कर ले, उसके माइंड में ये आ जाए कि मैं ऋतु से बात कर लेता हूँ तो शायद मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, मुझे लाइफ का एंड ना करना पड़े।
तो हम लोगों तो का यही मैसेज था वहां पर। कि आप अपने आप को इतना, हम अपने आप को ऐसा अप्रोचेबल बना लें कि कोई भी दोस्त या नियर एंड डियर जिस जो कि किसी मुश्किल फेज से गुजर रहा है, वो हमसे शेयर करना चाहे, और हम उन्हें ये पेशेंस के साथ में डील करना सिखाएं ताकि वो रफ पैच गुजर जाए, क्योंकि रफ पैच ना आए ये तो हमारे बस में नहीं है। लाइफ है तो कुछ ना कुछ मुश्किल तो चलती होगी, राइट? वेरी नाइस। ऋतु जी ये बताएं, आप यू मेंशन अबाउट, हाँ जी प्लीज प्लीज बताएं। नहीं, अभी जैसे क्या है, हम लोग अपने हर बच्चे को भी बता रहे हैं ना कि आपको हैंड अच्छे से वॉश करना है, सैनिटाइज करना है। हम बड़े को भी बताते हैं, हम हर एक को बता रहे हैं और खुद को भी बता रहे हैं कि इससे बचने के लिए यही है। तो क्यों नहीं हम आपस में नॉर्मल, जब हम लोग आपस में बैठते हैं तो हम अपने बच्चों से, मान लीजिए आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम उन्हें कह पाए कि बेटा अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज मुझे बताना, परेशान मत होना। ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा, टफ लग रहा है, तो परेशान मत होना, मुझे बता देना। या हम लोग अपने फ्रेंड्स में नॉर्मल बता पाए, इनडायरेक्टली हम उन्हें ये फील करा पाए, ये समझा पाए कि कल को अगर तुम्हारे साथ कुछ भी घर में ऐसा हो रहा है, वायलेंस ऐसा, तो प्लीज एक बार मुझसे जिक्र जरूर करना, एक बार शेयर जरूर करना। हम लोग हर तरह की बात करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, तो कहीं ना कहीं एक दो बार भी अगर हम लोगों ने बातों बातों में उस एक चाय के कप के साथ ये भी उनके दिल में डाल दिया कि मैं हूं, मैं सुनने के लिए तो एटलीस्ट हूं, तो यही इंपॉर्टेंट है। दिस इज ग्रेट, दिस इज लवली ऋतु जी। आई थिंक एक सबसे बड़ी लर्निंग अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है वो यही रही कि जिस तरीके से आपने इसको इतनी बखूबी बताया कि जैसे हम हाथ धोना सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, अगर बिल्कुल इसी तरीके से हम उन्हें नेचुरली ये बताएं कि अगर कुछ लाइफ में मुश्किल आ रहा है शेयर करिए, अगर कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको पढ़ाई स्ट्रेस दे रही है तो बात कीजिए, देन वी आर जस्ट एक्सेप्टिंग द मेंटल वेलबींग, बिल्कुल उसको हम अपना रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में। सिर्फ इतना सही तो करना है। दिस इज ऑसम, दिस एन आई ओपनर। एक मैं वो यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी जो मुझे 2-3 दिन से बहुत परेशान कर रहा था। बॉयज लॉकर रूम एक इंसिडेंट हुआ और हमने इमीडिएटली बोलना शुरू कर दिया टीनेजर्स का क्या होगा, टीनेजर्स कहाँ जा रहे हैं, ये कैसे बन गए हैं। बट क्या हम लोगों ने सोचा, बीइंग अ पेरेंट्स एंड सोसाइटी, कि टीनेजर्स ऐसे बनते नहीं है, सोसाइटी उन्हें ऐसा बनाती है, हम लोग उन्हें ऐसा स्पेस, ऐसा माहौल दे रहे हैं। क्या हम लोगों ने हमारे बच्चों के साथ वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि वो गूगल करने से पहले अपनी हर क्वेरी को हमसे पूछे? पेरेंटिंग की सफलता वही है, बाकी सब पेरेंटिंग टेक्निक्स और सब चीजें वेस्ट है, मेरा ये मानना है। अगर आपका बच्चा आपके पास आके सवाल पूछने में हिचकेगा तो समझ लीजिए कि आप एज ए पेरेंट फेल हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ भी हो उसकी लाइफ में, वो दोस्तों से भी पूछेगा पर वो पहला सवाल आपसे कर पाए, गूगल ना करे। वो हम लोग बोल देते हैं इंटरनेट पे ये है वो है, गैजेट्स में ये देख रहा है, पर क्यों देख रहा है? क्योंकि हर बच्चा आपके पास पूछने जरूर आगे चल के भी वो हमसे ही पूछता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उसकी बॉडी के चेंजेस वो किससे पूछेगा? क्या हम बताते हैं? हम अपनी बहुत एडवर्टीजमेंट, बहुत कैंपेन्स देख के बेटियों को तो हमने फिर भी मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताना शुरू कर दिया। क्या हमने अपने बॉयज को उनके फिजिकल चेंजेस का शुरू किया? नहीं किया। मदर्स तो हिचकती हैं और फादर जरूरी नहीं समझते। बेटा जाए तो कहाँ जाए? और फिर जब वो बहुत हार्श हो जाते हैं, जब उनको कुछ नहीं, आधा अधूरा ज्ञान नेट से लिया, दोस्तों से लिया, और इस तरह की चैट सामने आती है, तो हम लोग उन्हें कटघरे में खड़ा करते हैं। और यही एक रीजन है कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया उस इंसिडेंट से जुड़े। तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, सिर्फ एज ए पेरेंट्स नहीं। अब देखिए समय बदल रहा है, हमें भी बदलना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत सी चीजें अपनी लाइफ में बदली हैं, तो पेरेंटिंग के तरीके को भी बदलना पड़ेगा। और मुझे ये मानना है कि अपने बच्चों का गूगल आप बन जाइए, उसके बाद वो इंटरनेट पे आपसे इंफॉर्मेशन लेके फिर इंटरनेट पे देखे, तो मैं गारंटी देती हूँ वो गलत नहीं लेगा, वो जैसे लॉजिकली सही और गलत कंटेंट को अलग करना सीख जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी। बहुत बढ़िया ऋतु जी, आपने बताया अबाउट योर ओन पोस्टपार्टम डिप्रेशन। आपने अपनी जिंदगी के जो रफ पैचेस थे उनके बारे में इतनी ओपनली बताया हमें। हम ये जानना चाहते हैं कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे आपने हेल्प करा हो किसी को मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकलने का, शायद वो इंस्पिरेशन बनता है हम में से किसी को, अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को हेल्प करने की। प्लीज।
मैं एग्जैक्टली कोई इंसिडेंट नहीं बता पाऊंगी, लेकिन कनेक्टेड के शुरू होने के बाद खुद मैं और मेरी को एडमिन जैसे रजनी कहती हैं, हम लोग एक हमारे ग्रुप में ही एक बहुत सीनियर है अर्चना अग्रवाल जी। एक रात उनका मेरे पास मैसेज आता है, ग्रुप शुरू किए हुए कुछ ही दिन हुए थे और वो काफी सीनियर है, शी इज डाइटिशियन। उनका अचानक से एक मैसेज मैसेंजर पे आता है कि आपने मुझे एक रिक्वेस्ट भेजी थी, मैंने कनेक्टेड ज्वाइन किया, बट मैं पिछले 1 महीने से सिर्फ आप लोगों के वर्क को और पोस्ट को फॉलो कर रही हूँ। मैं दादी की एज की हूँ, मैं मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं और मैं बस ये देखना चाहती थी कि क्या आप लोग सीरियसली कुछ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या रैंडम रिक्वेस्ट ग्रुप बहुत बनते हैं, आपने भेज दी और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट करके आप लोगों के साथ मिलके काम करना चाहती हूँ। ना वो मुझे जानती थी ना मैं उन्हें। उनका ये मैसेज मेरे लिए इतना बड़ा बूस्टअप था और उसके एग्जैक्ट 10 मिनट के बाद एक मेंबर का मैसेज आया जो मैं जानती थी कि वो बहुत प्रॉब्लम से निकल रही थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी, उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत इश्यू थे और उनका मेरे पास मैसेज आया कि मैं बहुत दिन बाद खुश हुई हूँ, अब मुझे अच्छा लगने लगा है। और वो मैं आपको सही सही बताऊं, वो ग्रुप में अपनी बहुत बहुत पर्सनल चीजें भी, बहुत पर्सनल क्वेरीज भी बहुत ईज के साथ अब शेयर कर लेती हैं, जो शायद हम अपने घर में भी किसी बहुत क्लोज के साथ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ हुए, उसके बाद भी बहुत से लोगों के मैसेज आए। अभी ग्रुप में हैं जो बाहर रहते हैं। एक बड़ा प्यारा सा हुआ, हम लोगों ने एक पेनफुल मदरहुड के नाम से कैंपेन किया था, छोटा सा ये कैंपेन कह सकते हैं, कॉन्टेस्ट कह सकते हैं। हमने लोगों से कहा कि पेनफुल जो पीरियड होता है मदरहुड का, वो चाहे पोस्टमार्टम डिप्रेशन या कुछ भी आपने जो फील किया हो, आप उसको लिखिए और पेनफुल मदरहुड के नाम से कि आप लिखिए, उसको कागज पे उतारिए और हमसे शेयर कीजिए। बहुत खूबसूरत एंट्री आई। एक एंट्री बाहर से आई थी, इंडिया के बाहर से, और कुछ समय बाद उन्होंने बहुत प्यारा लिखा था और हमने उन्हें एप्रिसिएशन मेल भी किया, एप्रिसिएशन पोस्ट भी लिखा। और उनके हस्बैंड का मैसेज आया रजनी के पास कि मुझे नहीं पता, क्योंकि ग्रुप क्लोज है, आप फीमेल्स क्या करते हैं, मैंने उसको एज ए वाइफ देखा है, एज ए मदर देखा है, एज ए बहू देखा है, सब चीजों में वो खुश होती है, बट अभी बहुत दिनों बाद मैंने उसको एज हर सेल्फ खुश देखा है। अरे कि आप लोगों ने क्या किया है मुझे नहीं पता, वो नाचती हुई घूम रही है घर में और मुझे नहीं पता, हम लोग इंडिया आएंगे तो आपसे मिलेंगे। और मैं आपसे कहूँ, उनके वो हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे मुझसे मिलने आए कुछ समय पहले और हम लोग फर्स्ट टाइम मिले, हम लोगों ने बैठ के साथ में चाय पी। मुझे इतना अच्छा लगा कि ये है कनेक्ट होना, कि कुछ अच्छी यादें उनके पास थी और वो उसके बाद जब इंडिया आए तो उन्हें हम याद रहे और वो मुझसे मिलने आए। मतलब शायद हम लाइफ टाइम के लिए अब कनेक्ट रहेंगे हमेशा ही। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट, और हम लोगों ने कभी कुछ नहीं किया है, सिंपल जब उन्होंने कुछ कहा तो मैंने सुन लिया या ग्रुप में लोगों ने सुन लिया, और जब हम कुछ कहना चाहते थे तो उन्होंने उसको पढ़ लिया। बस इतना ही हम लोग कर पा रहे हैं। बहुत इतना ही कर पा रहे हैं। ऋतु जी, जब आप बोल रहे थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। आपने एक लेडी को नॉट एज अ मदर और अ वाइफ और अ डॉटर इन लॉ, आपने उसे खुद अपने रीजन से खुश होना सिखा दिया। अगर हमारे व्यूअर्स ये देख रहे हैं, प्लीज प्लीज नो दैट देयर इज अ फोरम जहां कोई भी जजमेंटल नहीं होने वाला, कोई आपको जज नहीं करेगा और आप अपने कोई भी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को वहां शेयर कर सकते हैं। देयर आर पीपल हु आर रेडी टू लिसन एंड हेल्प आउट देयर। अर्चना जी जैसी ऑन्कोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट वहां है, ऋतु जी जैसे लोग वहां हैं, प्रियंका राय और रजनी सेन जैसे मेंबर्स हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगी अपने सारे दर्शकों को कि सिर्फ लेडीज के लिए ही नहीं, बल्कि अब ऋतु जी कनेक्टेड एक और फोरम बना चुकी हैं जहां पर हम लोग ओवरऑल इट इज मेंट फॉर पीपल, एवरीबडी, द चिल्ड्रन एंड द मेल ऑल्सो। ऋतु जी, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे प्लीज? और क्या एक्टिविटीज हैं जो जी हम लोगों ने अभी कुछ कुछ अलग चीजें करना शुरू की हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन ही इसे शुरू किया था और हम लोग बहुत जल्दी ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज में जाना चाहते थे ताकि हम लोग छोटे छोटे ग्रुप में बैठ के बातचीत कर पाए। बट ये हमारा बैड लक था कि हमारे फाउंडेशन डे से कुछ दिन पहले ही कोरोना आ गया और हमारे सभी प्लान सभी रुक गए और हमें वापस ऑनलाइन ही एक्टिव, हाँ तो हमें ऑनलाइन ही एक्टिव रहना पड़ा। क्या रीजन था खुदा का? जी कोई हो सकता है, कुछ ना कुछ हो, बिल्कुल हर चीज के पीछे रीजन होता है। और हम लोगों ने कनेक्टेड वुमेन फॉर वुमेन, पहले एक क्लोज ग्रुप था जो सिर्फ फीमेल्स के लिए था, वो आज भी है और क्लोज इसलिए है ताकि फीमेल्स बेहिचक
अपने, क्योंकि आप देखते हैं साइबर उसमें बहुत सारे इनसिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, तो हम लोगों ने उसको भी क्लोज ही रखा है ताकि फीमेल्स फ्रेंकली बिल्कुल आराम से अपनी चीजों को वहाँ शेयर कर पाए। वहाँ पर बहुत सारे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, बेसिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। अगर कोई आपको इमीडिएट हो सकता है, मान लीजिए मैं ही किसी को कोई सजेशन दे रही हूँ तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रही हूँ, अगर वो गलत है तो इमीडिएटली कोई भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट जो प्रॉपर डिग्री के साथ हैं, जो प्रॉपर फील्ड में काम कर रहे हैं, वो इंटरवीन कर सकते हैं। वो इमीडिएटली आके कह सकते हैं नहीं ऋतु ये गलत सलाह है, उन्हें इसकी नहीं इसकी जरूरत है। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें हमारे साथ साथ बहुत सारे प्रोफेशनल्स को भी कहा है कि आप इसका पार्ट बनिए, और ऑलरेडी बहुत सारे, आई थिंक मोर देन 300 वहां पर ऑलरेडी है। तो आप अपने अपनी सिटी के हिसाब से उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग बस उनके बीच का एक ब्रिज बने हैं। एंड नाउ वी हैव एन ओपन पेज कनेक्टेड जो सभी के लिए है। इट्स एन ओपन पेज, तो कोई भी आ सकता है। इट्स अ पब्लिक पेज, और मेल फीमेल हम लोग वहां से बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। अभी हम करंटली फेसबुक लाइव या इस तरह सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग इंटरेक्टिव सेशंस करते हैं। कल ही हमारा इसी के ऊपर था कि सोशल मीडिया डेंजर्स फॉर टीन्स और किड्स, तो बहुत अच्छा वो सेशन गया। आप लोग कनेक्टेड के पेज पे जाके उसे देख सकते हैं। इसके अलावा पेरेंटिंग को लेके हाँ, हम फीमेल्स के बीच में आप एक चीज देखिए, हम फीमेल्स को क्या बहुत अच्छा लगता है, आपने आज खाना बनाया और किसी ने, जनरली कोई हमें थैंक यू नहीं कहता, कोई ये नहीं कहता कि थैंक्स आपने आज भी ये बनाया। हम एक ही काम रोज करते हैं, कितना बोरिंग होता है। अगर आपको खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है, वो आपकी हॉबी नहीं है, तो आपके लिए वो वाकई में बहुत ऐसा होता है कि नहीं यार कभी कभी अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी आपको करना है। पर अगर कोई आपका मेंबर आके आपको कह दे थैंक यू, या फिर कि खाना आज बहुत अच्छा बना है, तो क्या होगा, आपकी थकान भाग जाएगी, आप रात का खाना और अच्छा बना देंगे। आप भूल जाएंगे कि आपको पसंद था या नहीं था, आप कोशिश करती हैं। तो वी फीमेल्स वांट सम एप्रिसिएशन, या हमें कोई नोटिस तो करे। तो हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो बहुत से ऐसे काम कर रही हैं नॉर्मल उससे हटके, जिनके बारे में शायद अभी उतना बात नहीं होती या लोगों को नहीं पता। तो हम मंडे मिसाल के नाम से उन लोगों की कहानियां, उन फीमेल्स की कहानियां लोगों तक लेकर जा रहे हैं। तो आप हमारे ग्रुप में मंडे मिसाल भी देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि अभी तक हम लोग राइटिंग करते थे, लिख कर उनके बारे में बताते हैं, अब हम लोग उनसे वीडियो के थ्रू भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब बहुत जल्दी आपको उन सबके इंटरव्यूज भी मिलेंगे। हम लोग हेल्थ पे बात करते हैं। इसी तरह हम लोग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, अभी के टाइम आप देखिए सबसे बड़ा झटका एंटरप्रेन्योर्स को लगा है। जॉब भी जा रही है, लेकिन एंटरप्रेन्योर फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। वो अपना पूरे दिन में से थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा थोड़ा वो निकाल कर मेहनत कर रही हैं, अपने छोटे छोटे बिजनेस चला रही हैं। कितना बड़ा झटका उनके लिए है। तो वी आर प्लानिंग कि हम लोग किस तरह से एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन पाए। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम बहुत से सेशंस प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे उन्हें कुछ आगे के लिए फाइनेंशियल या बिजनेस को लेकर जो एक्सपर्ट्स हैं वो उन्हें हेल्प कर पाए कि कैसे किया जाए। और हो सकता है मेरा बिजनेस आपके बिजनेस को सपोर्ट कर पाए, तो क्यों नहीं हम दोनों मिलकर आगे का जो टफ रास्ता है उसको एक साथ तय करें। क्या होगा जब 2 से 3 और 3 से 4 एक साथ जुड़ेंगे ना, तो हम शायद अपने चारों के काम को बचा ले जाएं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। तो हम लोग इसी तरह से अलग अलग चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सा एक जो बहुत हम लोगों को सबको बहुत पसंद है, हमारा संडे की एक्टिविटी होती है। हम लोग आर्ट को तवज्जो देते हैं, उसे बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। आपके अंदर की जो हॉबी है, आर्ट है, उसको बाहर लाना। तो हमारा आर्टिस्टिक संडे होता है। जो दिल में आया आप उसमें डालिए, जो आप कर रहे हैं वो डालिए। और इतनी तारीफ आपके फॉलो मेंबर्स से आपको मिलती है ना कि आप फटाफटा वेट करते हैं। कई बार संडे से पहले ही लोग डालना शुरू कर देते हैं कि ये पेंटिंग मैंने बनाई, या मैंने ये बनाया, वो बनाया। तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू हम बस आपस में छोटी छोटी खुशियां बांटने की कोशिश, छोटी छोटी खुशियां बड़ी बड़ी खुशियों का रास्ता बनाती हैं। बहुत बढ़िया, छोटी छोटी खुशियों से बड़ी बड़ी खुशियों का रास्ता बनाते हैं। ऑसम। सो दोस्तों प्लीज आप जुड़े इनसे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड के पेज पर और फेसबुक पर, जिसमें 3500 वुमेन आर ऑलरेडी देयर। एक और पेज है कनेक्टेड जहाँ पे मेन एंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो देयर। प्लीज गेट कनेक्टेड, गेट सम अप्रिसिएशन, और छोटी छोटी खुशियों से सारी मुश्किलों का द एंड कर दीजिए। मुझे आर्ट से याद आया ऋतु जी, एक हमने इवेंट साथ में करा था, दैट वाज पीस ऑफ आर्ट फॉर पीस ऑफ माइंड। इट इज सो डियर टू मी। इतना मजा आया था वो करने के लिए, कैसे हम आर्ट के जरिए अपनी खुशी को ढूंढ सकते हैं। याद है आपको? बिल्कुल, बहुत और अच्छे उसी से दौरान
आपने जब आर्टिस्ट को सपोर्ट किया था, आई थिंक ये वाला पीस मैंने आपसे आपके उस एफर्ट में लिया था, एंड इट इज देयर इन माय रूम. इट सेज जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते. एंड देयर इज अनदर लाइन जो मुझे आपके किसी बातचीत में मिली थी, जो मैं सबके साथ में शेयर करना चाह रही हूँ जाने से पहले. क्यों डरे जिंदगी में, क्यों डरे जिंदगी में, क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा. So friends, I think we should stop getting fearful और उदास मत होइए, because accept करिए अपनी mental problem को. रितु जी हमें बता रही हैं कि सबसे पहले उसे accept करिए और फिर छोटी छोटी खुशियों के थ्रू अपने इस mental well-being को पकड़ के जकड़ के आगे चलिए. आपको जाने से पहले मैसेज देना चाहेंगे रितु जी प्लीज हमारे व्यूअर्स को? बस इतना ही कहें, मतलब आपने अभी बताया ना कि कुछ नहीं होगा तजुर्बा होगा. मैं बहुत डर रही थी. मेरा पहला फेसबुक लाइव है, या सॉरी सोशल मीडिया लाइव है, और मैं नहीं बता सकती मैं कितना नर्वस थी. तो मुझे भी एक तजुर्बा ही हुआ कि ठीक है, इतना टफ नहीं है. जब सामने प्रियंका जैसे लोग हों जो आपसे सवाल कर रहे हो तो बिल्कुल टफ नहीं है. एंड थैंक्स फॉर सब जो भी मुझे सुन रहे हैं. मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, बट इतना ही है कि जो दिल में आए बोल दीजिए. ये एक मैसेज है. अंदर मत रखिए, घुटिए मत, बोलिए. जिससे आप कहना चाहते हैं अगर उससे भी नहीं कह पा रहे हैं तो किसी से तो कह दीजिए. जरूरी नहीं है कि आप उसी से कहें, किसी से कह दीजिए, अंदर से निकाल दीजिए. अंदर कुछ मत रखिए. एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बने. और मदर्स के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगी, हैप्पी मदर्स क्रिएट हैप्पी होम्स. तो प्लीज दूसरों से पहले जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में सोचना, उसे करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. मतलब वो अगर आप नहीं करेंगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे. और अगर आप दिन तक, और अगर आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे है, अगर आपके घर परिवार में आपको लगता है कि नहीं है कोई ऐसा इंसान हु कैन लेंड ईयर्स टू योर प्रॉब्लम, जो नहीं सुन रहा है आपकी तकलीफ, तो ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई फ्रेंड ढूंढिए. अगर कोई फ्रेंड भी नहीं है आपके पास में तो कनेक्टेड बखूबी वहां पे मौजूद है. प्लीज प्लीज गेट कनेक्टेड बिफोर. बिल्कुल कनेक्टेड पे आइए. इतने फ्रेंड्स आपको मिलेंगे. मेरे पास तो समय कम पड़ जाता है. अब इतने फ्रेंड्स मिले हैं और बहुत बहुत खूबसूरत जर्नी शुरू हो गई है मेरी लाइफ की. बहुत सारे सवाल मेरे थे, अब लोग मुझसे सवाल करते हैं तो अच्छा लगता है. मतलब इतने सारे फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा. तो आइए प्लीज एक दूसरे से कनेक्ट होइए. इससे अच्छा, इससे लोगों से बात करने से ज्यादा खूबसूरत कोई और एक्सपीरियंस नहीं होता. दूसरे की लाइफ का एक्सपीरियंस आपके लिए एक लेसन होता है और कितना कुछ सिखाकर जाता है. रितु जी मुझे मालूम नहीं लास्ट किसी ने आपको कब कहा था, लेकिन मैं ये जोर जोर की कहना चाहूंगी दैट यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब. आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत बधाई. थैंक यू सो मच. सो मच. इट्स बीन अ प्लेजर. मैंने ठीक से किया हो. मैं कोशिश करूंगी आपकी बातचीत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की, क्योंकि कहीं बैठी हुई कोई एक मीना, कोई एक दीपा वेट कर रही थी इस दोस्ती के हाथ के लिए. थैंक यू. टेक केयर, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट. शुक्रिया. बाय बाय.